बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने फाइलम हेमिकॉर्डेटा को डिस्कस करना है। जिस तरह जितने भी फाइलम है जब हमने उनको डिस्कस करना शुरू किया तो सबसे पहले नाम की वजह हम लाजमी डिस्कस कर रहे हैं। सारे फाइला जितने भी हमने डिस्कस किए हैं सब में जो नेम की रीज़न है वो लाजमी हमने डिस्कस की। तो इसी तरह यहाँ भी है। अच्छा, कॉर्डेटा ये आखिरी फाइलम है जो हमने आगे पढ़ना है, और इससे पहले हमने जितने भी ग्रुप पढ़े हैं वो सारे के सारे इन्वर्टिब्रेट हैं। तो इसका मतलब है ये वो ग्रुप है जो मुकम्मल तौर पे ना तो कॉर्डेटा के साथ मिलता जुलता है और ना मुकम्मल तौर पे हेमी इन्वर्टिब्रेट के साथ मिलता जुलता है। इस वजह से इनका नाम ही रखा गया हेमिकॉर्डेटा। तो ग्रुप विद कैरेक्टरिस्टिक, तो ऐसा ग्रुप जिसके पास ऐसे खुसूसियात हो जो दोनों तरह से इन्वर्टिब्रेट और कॉर्डेटा के मेंबर से मिलती जुलती हों। अच्छा, कॉर्डेट से इनकी जो सिमिलरिटी है ये दोनों डिटीरियोस्टोम के ग्रुप में रखे गए हैं। अब डिटीरियोस्टोम के बारे में आप लोगों ने अगर पढ़ना है तो शुरू का जो इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा था किंगडम एनिमिलिया का, उसमें जो क्लासिफिकेशन हमने की थी तो उस क्लासिफिकेशन में एक डिफरेंस हमने पढ़ा था डिटीरियोस्टोम और प्रोटीरियोस्टोम। तो वो लेक्चर आप सुनेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको समझ आ जाएगा कि डिटीरियोस्टोम है क्या। तो बहरहाल यहाँ उसने सिर्फ ये मेंशन की गई है कि तीन ग्रुप ऐसे हैं जो डिटीरियोस्टोम है, इकाइनोडर्मेटा और कॉर्डेटा और हेमिकॉर्डेटा। तो दीज अलोंग विद इकाइनोडर्मेटा एंड कॉर्डेटा बिलोंग टू डिटीरियोस्टोम्स। अच्छा, इनको चूंकि कॉर्डेट से पहले रखे गए हैं इस वजह से इनको प्री कॉर्डेट भी कहा जाता है बिकॉज ऑफ वेरी क्लोज रिलेशनशिप। क्योंकि इनकी मुमासलत कॉर्डेट के साथ बहुत ज्यादा है इस वजह से इनको कॉर्डेट के साथ रखा गया है। तो कॉर्डेट से चूंकि पहले है इस वजह से इनको प्री कॉर्डेट्स भी कहा जाता है। दो एग्जाम्पल आपकी बुक में डिस्कस की गई है, बिलानोग्लोसस एंड साइकोग्लोसस। तो ये दोनों ऑर्गेनिज्म इस फाइलम से बिलोंग करते हैं। अच्छा, जनरल कैरेक्टरिस्टिक, इनके जो मेंबर हैं वो लंबे होते हैं, काफी लंबे। और लंबे इन्वर्टिब्रेट के लिए आमतौर पे हमने वर्ड इस्तेमाल किया था वर्म, लंबे कीड़े। तो इनकी जो बॉडी एक तो सॉफ्ट होती है और वर्म लाइक होती है। अच्छा, अगर इनकी बॉडी का स्ट्रक्चर देखें तो इनकी बॉडी के मेन तीन कंपोनेंट, वैसे तो अंदर बहुत सारी चीजें हैं लेकिन मेन तीन पार्ट हैं। वो कौन कौन से पार्ट हैं? जैसे सपोज कर लेते हैं कि सबसे पहले इनकी जो बॉडी है उनके आगे एक लोथड़ा होता है जिनके अंदर इसका माउथ लगा होता है। इस लोथड़े को कहा जाता है प्रोबोसिस। फिर क्या होता है, इनका आगे एक कॉलर आता है। इनका क्या आता है? कॉलर आता है ऐसे। और फिर इनका पूरा जो बॉडी है वो एंड पे मौजूद होती है ऐसे, ये एंड पे मौजूद होती है। तो ये इनके तीन बॉडी, प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक इसको कहा जाता है। जो मेन धड़ के लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं, प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। अच्छा, उसके बाद इनकी जो बॉडी वॉल है, बॉडी वॉल से मुराद इनकी जो स्किन है, एपिडर्मस। जैसे हमारी एपिडर्मस है इसमें काफी सारी सेल की लेयर्स हैं, लेकिन इनकी जो एपिडर्मस है वो उसकी जो लेयर है वो एक ही सेल पर मुश्तमिल है। यानी आप ये समझ लें कि ये जो इनकी बॉडी वॉल है वो सिंगल सेल्ड लेयर है, कि उनकी बॉडी में एक ही सेल की लेयर है, एक ही लेयर है जिसमें सेल मौजूद है। ठीक है, इसको हम कहते हैं सिंगल सेल लेयर, एपिडर्मस। और इनमें से कुछ सेल ऐसे हैं जो म्यूकस सिक्रिएट करते हैं, और म्यूकस होने की वजह से इनकी सरफेस हमेशा ऑयली या मॉइस्ट रहती है या स्लिपरी रहती है। तो बॉडी वॉल से मुराद के एपिडर्मस, इनकी स्किन, और इनकी स्किन में सिर्फ एक ही लेयर है जो सेल से मिलकर बनी होती है। अच्छा, बुक में इसके लिए यूनिसेलुलर का वर्ड इस्तेमाल किया गया। तो यूनिसेलुलर का वर्ड हम आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं जब एक ही सेल हो। तो ये थोड़ा सा उसने, आप कह सकते हैं इसको मिसलीडिंगली लिखा है। मिसलीडिंग से मुराद है कि हालांकि इसमें काफी सारे सेल हैं, ये मल्टी सेलुलर है। ये जो एपिडर्मस है मल्टी, असल में वो कहना ये चाह रहा था कि जो सिंगल सेल का मतलब ये होता है कि ये जो लेयर है ये एक ही लेयर है, सेल की एक ही लेयर है। ठीक है, इस वजह से यहाँ सिंगल सेल से मुराद ये नहीं लेना कि पूरी एपिडर्मस में एक ही सेल है। यहाँ सिंगल सेल से मुराद एक लेयर आप समझ लें सेल की। अच्छा, इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो आमतौर पे स्ट्रेट होता है कि स्टार्टिंग पॉइंट पे इनका माउथ होता है और बिल्कुल एक नाली सी अंदर करके, और एंड पे इनका एनस होता है। ज्यादातर मेंबर में ये स्ट्रेट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव ट्रैक की बात करें। लेकिन कुछ मेंबर में इनकी क्वाइलिंग्स होती है। क्या होती है? थोड़े से मेंबर है जिनमें हल्की फुल्की क्वाइलिंग होती है। तो इस वजह से ये लिखा गया कि डाइजेस्टिव सिस्टम इज स्ट्रेट एंड मे शो वेरिएशन। कुछ मेंबर में ये वेरिएशन भी शो कर सकता है, लेकिन ज्यादातर मेंबर में ये स्ट्रेट है। एक लंबी सी ट्यूब है, एक तरफ माउथ है और दूसरी तरफ एनस है।
अच्छा, इनकी बॉडी, इनकी जो सिलोम है वो 3 हिस्सों में डिवाइड है। सिलोम से मुराद बॉडी कैविटी है, प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक। अब जैसे हमारी जो बॉडी कैविटी है वो एब्डोमेन के अंदर, हमारे थोरेक्स के अंदर और हमारे दिल के इर्द गिर्द का जो एरिया है, ये तीनों को मिला के हमारी सिलोम बनती है। तो इसी तरह इनकी जो सिलोम है वो प्रोबोसिस के अंदर भी है, इनकी सिलोम कॉलर के अंदर भी है और इनकी सिलोम ट्रंक के अंदर भी, और छोटे छोटे खानों में डिवाइडेड है। तो इन खानों के लिए हम वर्ड क्या इस्तेमाल करते हैं? सिलोमिक कैविटी या सिलोमिक, कोरस्पॉन्ड टू ईच पार्ट्स। अच्छा, इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है इसमें सिर्फ 2 नालियां हैं। हार्ट है और उससे 2 नालियां निकलती हैं। एक नाली ऊपर की तरफ, और ऊपर के लिए वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं डोर्सल, और एक नाली नीचे की तरफ, और नीचे के लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं वेंट्रल, और मीडियन का मतलब सिंगल। और आमतौर पे जो इस तरह का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जिसमें 1 या 2 नालियां होती हैं, वो ज़्यादातर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता क्या? हार्ट से मटेरियल इस ब्लड वेसल के अंदर आएगा और इस ब्लड वेसल से पूरी बॉडी में फैल जाएगा, पूरी बॉडी के अंदर, फिर पूरी बॉडी से मटेरियल इकट्ठा होगा, फिर हार्ट के अंदर आएगा, फिर इस खून की नाली के अंदर, और इस खून की नाली के जरिए से पूरे जिस्म में फैल जाएगा, पूरे जिस्म में फैल जाएगा। तो बहरहाल इनके पास सिर्फ 2 ब्लड वेसल्स हैं जो हार्ट के साथ कनेक्टेड होती हैं। सारी बॉडी का मटेरियल इन ब्लड वेसल में इकट्ठा होता है और ब्लड वेसल्स के जरिए से पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होता है। अच्छा, इनका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के, हालांकि ये ज़्यादातर मेंबर इनके इक्वेटिक होते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम, और इक्वेटिक ज़्यादातर गिल्स रखते हैं। लेकिन ये ऐसे एनिमल है जिनके पास गिल्स नहीं है, जिनके पास गिल्स नहीं है। बल्कि होता क्या है, ये जो कॉलर है इसकी जो ऊपर वाली साइड है, यानी डॉर्सल साइड जो है, जैसे मैं कहता हूँ ये डॉर्सल साइड है, ये वेंट्रल साइड है, तो इसकी डॉर्सल साइड के ऊपर कॉलर के बिल्कुल पीछे इनके कुछ सुराख होते हैं जिनको गिल स्लिट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गिल स्लिट कहा जाता है। ये एक पूरी रो होती है, इनको गिल स्लिट का। अब होता क्या है कि ये मुंह के जरिए से पानी को अंदर लेके जाते हैं और पानी इन गिल स्लिट के साथ इनकी ब्लड वेसल होती है जिसको हमने कहा डॉर्सल ब्लड वेसल होती है। तो पानी जब इन गिल स्लिट्स के पास आता है तो ऑक्सीजन ब्लड में चली जाती है और पानी इन गिल स्लिट कहते हैं छोटी सी ओपनिंग को, और इन ओपनिंग के जरिए से पानी बाहर आ जाते हैं। तो इस तरह गैशियस एक्सचेंज, यानी माउथ के जरिए से ये क्या करेंगे, पानी को अंदर लेके जाएंगे और इस गिल स्लिट की सराउंडिंग में जो ब्लड वेसल होता है, उस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन चली जाएगी और जो बाकी पानी होगा वो इन गिल स्लिट के जरिए से बाहर आ जाएगा। तो इस तरह इनकी ये गैशियस एक्सचेंज होती है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये गिल स्लिट छोटे छोटे सुराख होते हैं, रो और एक पूरी कितार के अंदर होते हैं, और ये कितार कहाँ मौजूद है? बिहाइंड द कॉलर, कॉलर के पीछे मौजूद है। अच्छा, इसी तरह इनका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, एक गोल सा स्ट्रक्चर है इनके एक्सक्रीट, और इस वजह से वर्ड इस्तेमाल किया कि ग्लोमेरुलस, और ये गोल सा स्ट्रक्चर ब्लड वेसल के साथ कनेक्टेड हो। अब होता क्या है, जो वेस्ट मटेरियल है वो ब्लड के जरिए से ब्लड वेसल में आता है और इस ब्लड वेसल से फिर इस ग्लोमेरुलस में आता है। ये ग्लोमेरुलस कनेक्टेड होता है प्रोबोसिस के साथ, और प्रोबोसिस से फिर ये वेस्ट मटेरियल को एक नाली के जरिए से बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इनकी बॉडी में सिर्फ एक ग्लोमेरुलस है जिसमें पहले वेस्ट इकट्ठा होता है और वेस्ट वो प्रोबोसिस में जाता है, और प्रोबोसिस से मतलब क्या है, जो आगे वाला जो लोथड़ा सा है उसको प्रोबोसिस कहा जाता है। तो इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम में सिर्फ एक ग्लोमेरुलस है, एक गोल सा स्ट्रक्चर है कनेक्टेड टू ब्लड वेसल, जो ब्लड वेसल से कनेक्टेड होता है और ब्लड से ये वेस्ट मटेरियल को ले रहा होता है और बाद में फिर ये वेस्ट मटेरियल प्रोबोसिस के जरिए से बाहर निकाल देते हैं। अच्छा, इनका जो नर्वस सिस्टम है, यहाँ भी नर्वस सिस्टम कोई स्पेशलाइज्ड नहीं है, बल्कि इनका जो नर्वस सिस्टम है वो स्किन के बिल्कुल नीचे, सब एपिडर्मल, स्किन के बिल्कुल नीचे प्लेक्सस, एक जाल की शक्ल, और वो जाल किसका है? सेल्स, न्यूरॉन्स का, और फाइबर्स, न्यूरॉन से वो जो निकलने वाले धागे होते हैं जिनको एक्सोन और डेंड्राइड कहा जाता है या नर्व्स कहा जाते हैं। तो आप कह सकते हैं इनकी जो स्किन के बिल्कुल नीचे ये न्यूरॉन्स का, एक्सोन का, डेंड्राइड का एक पूरा जाल होता है जो पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। तो इनमें ब्रेन वगैरह और इस तरह की चीज़ें नहीं मौजूद होती, तो इस वजह से इनका नर्वस सिस्टम भी बड़ा सिंपल सा है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं जो हेमिकॉर्डेटा से रिलेटेड है। अभी अगर ये सारी चीज़ें देखें तो ये भी सिंपल है बनिस्बत पिछला जो हमने फाइलम पढ़ा था, बल्कि मोलस्का का जो फाइलम पढ़ा था उसके लिहाज से ये सिंपल स्ट्रक्चर है। लेकिन अगेन वही जिस तरह पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, क्योंकि इनकी कैरेक्टरिस्टिक काफ़ी हद तक कॉर्डेटा के साथ मिलती जुलती हैं, तो इस वजह से इनको कॉर्डेटा के साथ ही रखा गया है। अच्छा, अब सवाल ये है कि कॉर्डेटा
हम ये जो बार बार कॉर्डेटा का वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कॉर्डेटा का मतलब है क्या? बेसिकली जिस तरह हर फाइलम के अंदर नाम की वजह होती है, इसी तरह कॉर्डेटा का जो वर्ड है एक स्ट्रक्चर इनमें बनता है जो सारे कॉर्डेटा के मेंबर में, सारे कॉर्डेटा के एनिमल्स में उसको नोटोकॉर्ड कहा जाता है। इस नोटोकॉर्ड की वजह से इसका नाम कॉर्डेटा रखा गया। अच्छा, यहाँ एक बड़ी कंफ्यूजन आती है स्टूडेंट ये समझते हैं शायद जो कॉर्डेटा फाइलम है ये वर्टिब्रेट का फाइलम है, कि इसमें सारे वर्टिब्रेट हैं। हालांकि ये बात गलत है, इसमें सारे मेंबर ऐसे हैं जिसमें नोटोकॉर्ड होता है। क्या होता है? नोटोकॉर्ड। और उस नोटोकॉर्ड वाले स्ट्रक्चर की वजह से इनका नाम कॉर्डेट रखा गया। हाँ, जो वर्टिब्रेट्स हैं वो इस ग्रुप का, इस फाइलम का एक ग्रुप है वर्टिब्रेट्स का, जो हम आगे पढ़ेंगे, 5 क्लासेस वर्टिब्रेट की पढ़ेंगे। उसमें क्या होता है, ये जो नोटोकॉर्ड है वो वर्टिब्रल कॉलम यानी रीढ़ की हड्डी में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो कॉर्डेटा एक बड़ा फाइलम है, उसका एक बड़ा ग्रुप वर्टिब्रेट है। इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि सारे कॉर्डेटा वर्टिब्रेट्स हैं। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन आप लोगों ने, क्योंकि जब भी हम कॉर्डेटा का वर्ड इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट अक्सर ये सोच रहे होते हैं ये हम वर्टिब्रेट्स की बात कर रहे थे। वर्टिब्रेट्स की बात नहीं कर रहे होते, ये हम उन एनिमल के ग्रुप की बात कर रहे होते हैं जिसमें क्या पाई जाती है? नोटोकॉर्ड पाई जाती है। अब सवाल ये है कि ये नोटोकॉर्ड है क्या? नोटोकॉर्ड है क्या? अच्छा, सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि अगर नोटोकॉर्ड की अक्रेंस की बात करें, इट इज पोजेस्ड, ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है बाय ऑल मेंबर। तो ये हर मेंबर में मौजूद होगा, चाहे ये लार्वल स्टेज पर हो, चाहे ये एम्ब्रियोनिक स्टेज पर हो, या सारी जिंदगी इनमें रहे। क्योंकि मैंने बताया ना कि जो वर्टिब्रेट है उनमें नोटोकॉर्ड बाद में वर्टिब्रेट में, वर्टिब्रल कॉलम में डिवाइड हो जाता है। तो इसका मतलब है कि ये नोटोकॉर्ड उन वर्टिब्रेट में सारी जिंदगी स्ट्रक्चर नहीं रहता। तो बहरहाल ये एक ऐसा ग्रुप है जिसके सारे मेंबर में नोटोकॉर्ड लाजमी बनेगा शुरू में। आगे वो एग्जिस्ट सारी जिंदगी करता है नहीं करता वो एक अलग चीज है, लेकिन बनेगा लाजमी। अच्छा, स्ट्रक्चर की बात, अब नोटोकॉर्ड है क्या? नोटोकॉर्ड एक रॉड की तरह का स्ट्रक्चर है, सेमी रिजिड, और ज्यादा सख्त नहीं है, यानी ना ज्यादा सॉफ्ट है, और ये सेल से मिलके बना है, एक रॉड की तरह का स्ट्रक्चर। और ये सेल सख्त होने की वजह से इसको रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं थोड़ी सी। और सख्त क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें वैक्यूल होते हैं, और दूसरा इसमें प्रोटीन का मटेरियल होता है, और इन करेक्टरिस्टिक की वजह से थोड़े से हार्ड स्ट्रक्चर बन जाते हैं, हार्ड स्ट्रक्चर। तो इट इज ए रॉड लाइक सेमी रिजिड बॉडी। तो हमारे पास एक रॉड की तरह का स्ट्रक्चर है ऑफ वैक्यूलेटेड सेल्स, और ऐसे सेल जिसमें वैक्यूल हो वो वैक्यूलेटेड सेल कहलाता है। और इसके अंदर बहुत सारा प्रोटीन मटेरियल भरा होता है जो इनमें हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप करते हैं, और उस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से सेल सख्त होते हैं, और सेल सख्त होने की वजह से ये पूरा स्ट्रक्चर क्या हो जाता है? सख्त हो जाता है। अच्छा, अब ये स्ट्रक्चर बॉडी के किस हिस्से में होगा? ये एनिमल टू एनिमल वेरी करता है। बाद ऐसे एनिमल हैं जिनमें ये पूरी बॉडी में फैला होता है, पूरी बॉडी के अंदर फैला होता है। फैलने से मुराद ये नहीं है कि पूरी बॉडी को इसने कवर किया होता है। जैसे फॉर एग्जांपल इंसान की अगर हम बात करें, इंसान के अंदर ये वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्टेड हो। अब अगर देखें वर्टिब्रल कॉलम यहाँ से शुरू हो रहा है, जो हमारी गुद्दी है या नेक है वो यहाँ से शुरू हो रहा है, और जहाँ हमारा धड़ खत्म होता है, यहाँ पीठ, जहाँ पीठ खत्म होती है, ठीक है, यहाँ तक। अब देखो मोस्ट ऑफ द बॉडी के अंदर तो ये है ना, यहाँ से शुरू है और यहाँ पीठ, टांगों में ये नहीं होता, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनकी पूरी बॉडी के अंदर ये फैल होते हैं, यानी एक सिरे से शुरू होता है और दूसरे सिरे तक। लेकिन हमारे केस में ये आप कह सकते हैं 80% बॉडी के अंदर इसकी लेंथ फैली हुई होती है। तो बहरहाल इट एक्सटेंड इन मोस्ट केसेस थ्रू द लेंथ ऑफ बॉडी। तो ज्यादातर ये बॉडी के ज्यादातर लेंथ में मौजूद होता है। जैसे मैंने अभी बताया ना कि ह्यूमन बॉडी में तकरीबन 80% तो ये लेंथ बनती है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 80% तो लेंथ बनती है। अच्छा, ये होता किसके अंदर में? इंटेरिक कैनाल, डाइजेस्टिव सिस्टम। इंटेरिक कैनाल का मतलब क्या है? डाइजेस्टिव। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसका क्या मतलब है? अच्छा, मैं इंसान की बात करूं, इंसान का डाइजेस्टिव सिस्टम आगे लगा हुआ है। ये सपोज इंसान का डाइजेस्टिव सिस्टम आगे लगा हुआ है, ये वाला डाइजेस्टिव सिस्टम आगे लगा हुआ। रीढ़ की हड्डी पीछे है, रीढ़ की हड्डी क्या है? पीछे है। और इस रीढ़ की हड्डी में स्पाइनल कॉर्ड गुजर रही है।
रीढ़ की हड्डी का जो ऊपर वाला हिस्सा है यानी बाहर वाला जो हिस्सा है उसमें से क्या गुजर रही, स्पाइनल कॉर्ड गुजर रही। अगर आप देखें नोटोकॉर्ड रीढ़ की हड्डी में कन्वर्ट हुआ तो ये जो रीढ़ की हड्डी का मेजर पोर्शन है, ये मैं जो जिसको सर्कल कर रहा हूं FA, तो स्पाइनल कॉर्ड CNS का पार्ट है। इसका पार्ट है CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और ये चूंकि पीछे मौजूद है, पिछली सरफेस को हमने इंसान के अंदर डॉर्सल साइड कहा था, ठीक है। तो इस वजह से जितने भी कॉर्डेटा के मेंबर हैं उनका जो CNS होते हैं वो डॉर्सल साइड पे। हॉलो क्यों? क्योंकि ये ट्यूब की तरह है, अंदर से ट्यूब की तरह है, खाली है। तो खाली के लिए हम वर्ड इस्तेमाल क्या करेंगे, हॉलो। तो बहरहाल अभी फिलहाल जहन में रखेंगे हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो CNS का हिस्सा है और फ्रंट साइड पे डाइजेस्टिव सिस्टम है। दरमियान में जो रीढ़ की हड्डी है, दरमियान में जो रीढ़ की हड्डी है वो बेसिकली शुरू में नोटोकॉर्ड थी। तो अगर देखें डॉर्सल साइड पर CNS है, अगली साइड पर इंटेरिक या डाइजेस्टिव सिस्टम है और ये इनके दरमियान में पाई जाती है। तो यही बात लिखी कि एक तो ये बॉडी के ज्यादातर हिस्से के अंदर मौजूद है, दूसरी चीज कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम और CNS के दरमियान में आती है, ठीक है। फंक्शन इसका काम यह है कि इसने बॉडी की मेन एक्सिस को रिटर्न, देखो हमारी जो बॉडी है वो दो हिस्सों में डिवाइड है। कितने हिस्से में डिवाइड है? दो हिस्से में। तो ये जो दो हिस्से बने हैं अगर पीछे से देखें तो रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सेंटर के अंदर है, तो ये सेंट्रल एक्सिस बना रही है, बॉडी का क्या बना रही है, सेंट्रल एक्सिस बना रही है। और जो वो एनिमल जिनके अंदर ये हार्ड स्ट्रक्चर स्केलेटन का मौजूद नहीं होता तो उनकी बॉडी में तो ये स्केलेटन का काम करती है। किसका काम करती है? स्केलेटन का काम करती है। तो टू सपोर्ट एंड स्टीफन द बॉडी, तो इसका बेसिक फंक्शन ये है एम्ब्रियोनिक लाइफ में या फिर मुकम्मल जब ऑर्गेनिज्म बन जाता है बाज केसेस में, तो इसका काम बॉडी को सपोर्ट करना है क्योंकि ये सख्त स्ट्रक्चर है ना, और जो सख्त स्ट्रक्चर होता है वही बॉडी को क्या करता है, सपोर्ट रख सकते हैं और सख्त रख सकते हैं। और ये स्केलेटल एक्सिस का काम भी कर रही है क्योंकि ये आमतौर पे बॉडी के दरमियान में होती है। अच्छा, कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक हैं जो सारे कॉर्डेट्स में पाई जाती है, वो तीन है। अक्सर क्वेश्चन आता है राइट डाउन द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉर्डेट। एक होता है जनरल कैरेक्टरिस्टिक, कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक में हम जनरल बात करते हैं जो ज्यादातर मेंबर में पाई जाती, कुछ में हो सकती है कुछ में नहीं हो सकती। लेकिन जब बेसिक कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे तो ऑल कॉर्डेट्स पोजेस 3 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक। पहली कैरेक्टरिस्टिक को हमने डिस्कस की, नोटोकॉर्ड सब में होती है, नोटोकॉर्ड के बारे में ये टोटली डिटेल आ गई। दूसरा CNS, तो मैंने बताया ना जो हमारा CNS है वो ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है। और अगर देखें तो ब्रेन भी आमतौर पे बॉडी के पिछले हिस्से में मौजूद है ज्यादातर, और स्पाइनल कॉर्ड तो है ही पीछे, और पिछले वाला हिस्सा क्या कहलाता है, डॉर्सल। लेकिन जो एनिमल जिस तरह जानवर होते हैं बाकी, उनके ऊपर आमतौर पे क्या मौजूद होते हैं, अगर उनकी बॉडी भी देखें तो उनकी स्पाइनल कॉर्ड ऊपर होती है, उनका ब्रेन भी ऊपर होता है, उनका सर ब्रेन ऊपर की तरफ होते हैं। इस वजह से डॉर्सल साइड की तरफ CNS मौजूद। और हालों से मुराद क्या है, हमारा जो ब्रेन है वो अंदर से खाली है, खाली से मुराद उसमें खाली जगह है जिनमें खास किस्म का फ्लूइड भरा होता है जिसको हम कहते हैं CS है। इसी तरह हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो भी एक ट्यूब लाइक है। जब मैं बात करता हूँ ट्यूब लाइक से मुराद के कि उसके अंदर खाली जगह होगी जहां से मटेरियल वगैरह गुजर सकता होगा। तो यहाँ मटेरियल एक खास किस्म का फ्लूइड है जिसको हम कहते हैं CSF। तो बहरहाल ये जो CNS है ये सारे कॉर्डेट्स में पाया जाता है, डॉर्सल साइड पे होता है और अंदर से खाली होता है जिसके अंदर एक खास किस्म का फ्लूइड भरा होता है जिसको CSF कहा जाता है। अच्छा, जब डेवलपमेंट होती है तो डेवलपमेंट में कुछ खास किस्म के सुराख एम्ब्रियो में बनते हैं। उन एम्ब्रियो के सुराख को जो आमतौर पे गले वाले रीजन में जहां किसी भी एनिमल या कॉर्डेट का गला डेवलप होना है तो उस जगह पे कुछ खास किस्म के सुराख बनते हैं। उन सुराख को गिल ओपनिंग्स कहा जाता है। उन सुराख को क्या कहा जाता है, गिल ओपनिंग्स कहा जाता है। ये गिल पाउचेस भी कह सकते हैं। ऑल कॉर्डेट्स पोजेस ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, तो सारे कॉर्डेट्स में जब एम्ब्रियो बन रहा होता है यानी ऑर्गेनिज्म बन रहा होता है उसको एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कहा जाता है। तो उस स्टेज पे शुरू के जब ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट हो रही होती है, जब ऑर्गेनिज्म बन रहा होता है, इनिशियल स्टेजेस पे ये गिल ओपनिंग सारे कॉर्डेट्स में पाई जाएंगी। लेकिन बाद में क्या होगा, बाद में किसी में ये नॉन फंक्शनल हो जाती है यानी खत्म हो जाती है, कुछ में ये फंक्शनल रहती हैं। लेकिन वो फंक्शनल कब तक रहती हैं ये भी आगे दो हिस्सों में डिवाइड। कुछ में ये सिर्फ एम्ब्रियोनिक स्टेजेस तक फंक्शनल रहती हैं या जब ऑर्गेनिज्म बन जाता है थोड़ी देर तक ये फंक्शनल रहती है, और कुछ के अंदर ये सारी जिंदगी फंक्शनल रहती है। यानी ये जो गिल पाउचेस हैं, गिल पाउचेस कुछ में तो ये बनते ही नॉन फंक्शनल होते हैं, इनका कोई काम ही नहीं होता,
मखसूस किस्म के डिफरेंट स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं। दूसरा, जिनमें फंक्शनल हो गए उनकी भी आगे 2 कैटेगरी, कुछ में सिर्फ इनिशियल लाइफ में फंक्शनल होते, बाकी लाइफ में ये नॉन फंक्शनल हो जाती है, और कुछ में ये सारी जिंदगी क्या होती है, फंक्शनल। अच्छा, नॉन फंक्शनल का एक मतलब ये भी है कि ये जो स्ट्रक्चर है ये किसी और स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे इंसान के अंदर भी, हालांकि गिल का जब वर्ड आता है तो हम समझते हैं कि शायद मछलियों की बात हो रही होती, हालांकि ये मछलियों में भी बनती है और आप कह सकते हैं कि इंसानों में भी बन रही होती है, लेकिन इंसानों में ये एक खास किस्म की ट्यूब बना देती है। वो ट्यूब क्या करती है, हमारी कान को गले के साथ कनेक्ट करती है, तो इसका मतलब है वहां ये सांस लेने का काम नहीं करेंगी। लेकिन जब मछलियों की बात करते हैं तो मछलियों में ये जो गिल ओपनिंग्स हैं ये गिल्स के साथ कनेक्टेड होती है, गिल्स में कन्वर्ट होती है, तो वहां ये गैशियस एक्सचेंज का काम करेंगी। तो बहरहाल आगे गिल ओपनिंग से क्या होगा वो डिफरेंट है, लेकिन ये जो गिल ओपनिंग्स हैं ये सारे कॉर्डेट्स में बनती है, ये बात ध्यान में रखेंगे। तो हम 3 बेसिक कैरेक्टर डिस्कस करें। नोटोकॉर्ड सब में बनेगा, आगे नोटोकॉर्ड क्या सब में बाकी रहता है या नहीं रहता है ये डिफरेंट हो जाता है। सीएनएस सब में होगा, ये तो सारी जिंदगी बाकी रहेगा। गिल ओपनिंग इनिशियल स्टेजेस डेवलपमेंट की जो है जिनको एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कहा जाता है उस पर बनेंगी। आगे ये फिर फर्दर डिफरेंट एनिमल के लिहाज से मॉडिफाई होती जाएंगी, कुछ में काम करना छोड़ जाती हैं, कुछ में कोई और स्ट्रक्चर बना देते, कुछ में ये थोड़ी दिन के लिए काम करते हैं और कुछ में सारी जिंदगी के लिए काम, ये डिफरेंट मॉडिफिकेशन एनिमल के लिहाज से हो रही होती। जैसे वो एनिमल जिसमें ये कुछ अरसा काम करती हैं, फ्रॉग वगैरह, वो एनिमल जिसमें ये सारी जिंदगी काम करती है, एम्फिऑक्सस और फिशेस। फिश में ये गिल ओपनिंग गिल्स में कन्वर्ट होती है ना, तो गिल्स तो सारी जिंदगी रहती है। अच्छा, हैबिटेट, ये ऐसा हमारे पास फाइलम है जिसके जो मेंबर है वो तकरीबन हर किस्म की हैबिटेट में पाए जाते हैं। 3 बड़ी हैबिटेट है ना, पानी, खुश्की, हवा। तो पानी में रहने वाले कॉर्डेट भी हैं, मछली वगैरह सारी कॉर्डेट में आती हैं। खुश्की पे तो जिस इंसान बजाते खुद है, और फिर हम बात करें हवा की तो ये जितने परिंदे हैं वो सारे कॉर्डेट्स में आते हैं। तो ये तकरीबन हर किस्म की हैबिटेट के अंदर। अच्छा, इनकी जो सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये हायर एनिमल्स और इनके अंदर बहुत सारी करैक्टरिस्टिक डेवलप हुई हैं, वो सिर्फ इसी फीचर की वजह से कि इनके अंदर एंडोस्केलेटन है, और इनका एंडोस्केलेटन इस तरह मॉडिफाई होता है कि वो इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट भी कर रहा होता है, वो लोकोमोशन में हेल्प भी कर रहा होता है, इवन वो बॉडी की शेप को भी मेंटेन कर रहा होता है, सपोर्ट भी दे रहा होता है, इवन बहुत सारा जो दूसरा काम है जैसे बॉडी का होम्योस्टेसिस मेंटेन करना वो भी स्केलेटन का काम है। क्या अगर हमारी बॉडी में कैल्शियम ज़्यादा हो जाए तो बॉडी उसको स्केलेटन में स्टोर कर देती है, अगर बॉडी के ब्लड में कैल्शियम कम हो जाए तो स्केलेटन से आ जाते हैं। जैसे हमारे केस में अगर बात करें तो जो एंडोस्केलेटन है, जो हड्डियाँ हैं, वो ब्लड प्रोडक्शन का काम भी करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एंडोस्केलेटन है ये हायर एनिमल्स की हायर लेवल तक पहुंचने में एक बहुत बड़ी रीज़न है। ये जो हम कहते हैं ना हायर एनिमल, ये कैरेक्टरिस्टिक के लिहाज से सारे एनिमल से ज़्यादा बेहतर है। वो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिनकी वजह से हम कहते हैं ये बेहतर है। जैसे सीएनएस ये सबसे अच्छा डेवलप होता है कॉर्डेट्स के अंदर, और इसी वजह से सारे एनिमल से इनको तरजीह दी गई है। इसी तरह एंडोस्केलेटन इनका ऐसा डेवलप होता है जिसकी वजह से ये बाकियों से बेहतर हो गए। तो बहरहाल ये जितने भी कॉर्डेट्स हैं ये कुछ ऐसी खसूसियात रखते हैं बुनियादी तौर पे जिसकी वजह से ये हायर एनिमल की कैटेगरी इनको कंसिडर किया जाता है। तो ये हमारा कॉर्डेटा के हवाले से इंट्रोडक्शन था, हेमिकॉर्डेटा वाला टॉपिक था। अगला जो लेक्चर है उसमें हम क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्डेट्स को डिस्कस करना शुरू करेंगे और एंड तक फिर हमारे पास यही क्लासिफिकेशन चलती चली जाएगी। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।